जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, नेताजी सुभाष की गौरव गाथा के भाग 9 में आपने देखा किस तरह मलाया और सिंगापुर में अंग्रेजों की हार के बाद वर्ष 1942 में जनरल मोहन सिंह के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन हुआ। आज बात करेंगे उन हालात की जिनमें स्वयं जनरल मोहन सिंह ने ही इंडियन नेशनल आर्मी को भंग भी कर दिया था। इंडियन नेशनल आर्मी के गठन के पीछे जापान का उद्देश्य अलग था, जबकि मोहन सिंह और उनके साथियों का अलग। जापानी चाहते थे कि इंडियन नेशनल आर्मी एक कठपुतली बनकर रहे जो दुनिया भर में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रोपेगेंडा के काम आए और जब जैसा चाहें उसका इस्तेमाल करते रहें। भारत की आजादी को लेकर वे गंभीर नहीं थे, जबकि मोहन सिंह और उनके साथी किसी भी सूरत में भारत की स्वतंत्रता और स्वाभिमान से समझौते के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए टकराव होना स्वाभाविक था। आईएनए के गठन में बड़ी भूमिका निभाने वाले कर्नल निरंजन सिंह गिल, मेजर जनरल एसी चटर्जी, मेजर जनरल शाहनवाज खान और स्वयं मोहन सिंह ने भी उन परिस्थितियों के बारे में बड़े विस्तार से लिखा है। दोस्तों, जनवरी 1942 में जब आईएनए का विधिवत गठन भी नहीं हुआ था, तब ब्रिटिश इंडियन आर्मी की 114 पंजाब रेजिमेंट के कैप्टन मोहन सिंह ने कई अफसरों और सैनिकों को अंग्रेजों के प्रति निष्ठा त्याग कर भारत की आजादी के संघर्ष में जापानियों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार किया। मोहन सिंह के निर्देश पर मेजर रामस्वरूप के साथ 200 सैनिकों की एक टुकड़ी को जापानियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए बर्मा भेजा गया। जापानियों ने इन सैनिकों को 8-8, 10-10 के छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दिया और केवल प्रोपेगेंडा या जासूसी के काम में लगाया। इन सैनिकों को सीधे जापानी अधिकारियों के नीचे काम करना पड़ रहा था। उधर जनरल मोहन सिंह और उनके साथियों के मन में एक दुविधा और भी थी। एक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी जो जापान की विस्तारवादी नीति का खुलकर विरोध कर रही थी। वहीं नेताजी सुभाष थे जो जर्मनी से रेडियो संदेश के माध्यम से इंडियन नेशनल आर्मी का आह्वान कर रहे थे कि जापानी सेना के सहयोग से भारत पहुंचो और अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराओ। आईएनए का नेतृत्व जानना चाहता था कि जब आईएनए जापान की सेना के साथ भारत में प्रवेश करेगी तो भारत में लोग उनका स्वागत करेंगे या बहिष्कार। इसलिए अगस्त 1942 में जनरल मोहन सिंह ने कर्नल एनएस गिल के नेतृत्व में कुछ चुने हुए भरोसे के अफसरों को बर्मा में चिन हिल्स के मोर्चे पर भेजा ताकि भारत में घुसकर भारत की जनता की नब्ज टटोल सकें और अंग्रेजी फौज की तैयारियों का भी जायजा ले सकें। इनमें से मेजर महावीर सिंह ढिल्लों, कैप्टन बलवंत सिंह, कैप्टन राम सिंह और कैप्टन प्रभ ने अपने साथियों को धोखा दिया और अंग्रेजों से जा मिले। इन गद्दारों ने अंग्रेजों के पास आईएनए से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी पहुंचाए थे। साथियों की गद्दारी ने कर्नल एनएस गिल का दिल तोड़ दिया था। जब कर्नल गिल बर्मा में थे तो उन्होंने मेजर रामस्वरूप के नेतृत्व में गए भारतीय सैनिकों की दुर्दशा का भी पता चला। उन्होंने जापानी अधिकारियों के सामने इसका कड़ा विरोध किया। जापानी अधिकारियों से हुई बातचीत से कर्नल गिल को अनुमान हो गया कि जब आईएनए की मेन रेजिमेंट्स बर्मा पहुंचेगी तो उनका भी यही हाल होने वाला है। एक और घटना घटी अक्टूबर 1942 में रंगून में। जून 1942 में बैंकॉक में कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें पारित प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव यह भी था कि दक्षिण पूर्व एशिया में बसे भारतीयों और उनकी संपत्ति पर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अधिकार होगा। इसके अनुरूप रंगून में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के प्रतिनिधियों ने जापान के अधिकारियों से भारतीयों की उन संपत्तियों पर अधिकार मांगा जो लावारिस थी और जापानियों के कब्जे में थी। जब इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अधिकारियों ने जिद की तो जापानी अधिकारी युतानी कहता है, जहां तक जापानियों की बात है, भारत की आजादी से उनका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ज्यादा कंसेशंस की बात ना करें। इन जानकारियों के साथ कर्नल गिल सिंगापुर लौटे थे और उन्होंने जनरल मोहन सिंह को बर्मा के हालात की सही सही जानकारी दे दी।
कर्नल गिल ने सलाह दी कि जब तक जापान की सरकार बैंकॉक कॉन्फ्रेंस में पास हुए प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करती है, तब तक बर्मा में और फौज ना भेजी जाए। जनरल मोहन सिंह ने फैसला ले लिया कि और फौज बर्मा नहीं भेजेंगे। बंदरगाह पर खड़े जहाज इंतजार करते रहे, पर आईएनए की यूनिट्स नहीं गई। काउंसिल ऑफ एक्शन की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सभी सदस्यों के साथ जापानी लाइजन डिपार्टमेंट के मुखिया जनरल इवाकुरो भी शामिल थे। मीटिंग में इस बात पर ऐतराज किया गया कि जापानी लाइजन डिपार्टमेंट, जिसे इवाकुरो किकान कहा जाता था, उसका इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप हो रहा था और यह कतई स्वीकार नहीं था। उन्हीं दिनों एक और गंभीर घटना घटी। मलाया के पेनांग में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का स्वराज इंस्टीट्यूट चलता था। इसमें भारतीय युवाओं को राष्ट्रीय सेवा के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा था। नवंबर 1942 में एक रात जापानी फौज के अधिकारी और इवाकुरो किकान के अधिकारी स्वराज इंस्टीट्यूट पहुंचते हैं और वहां जो लड़के सबसे ज्यादा योग्य फिट नजर आते हैं, उन्हें जबरदस्ती लॉरियों में भरकर ले जाते हैं। राघवन को, जो मलाया की इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ब्रांच के मुखिया भी थे और इस स्वराज इंस्टीट्यूट के इंचार्ज भी थे, जब उन्हें इस घटना का पता चलता है तो वे कड़ा ऐतराज करते हैं, लेकिन उन लड़कों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता है। इस बात से दुखी, नाराज, क्रोधित राघवन आखिरकार 29 नवंबर 1942 को स्वराज इंस्टीट्यूट को बंद कर देते हैं। इसके बाद जापानियों ने राघवन को गिरफ्तार कर लिया। इन हालात में काउंसिल ऑफ एक्शन की मीटिंग हुई और जापान की सरकार को एक मेमोरेंडम दिया गया कि यदि 15 दिन में संतोषजनक उत्तर नहीं आया तो आईएनए और आईआईएल यानी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को भंग कर दिया जाएगा। स्थिति बेहद नाजुक हो चुकी थी। एक मुद्दा और था कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी के वे युद्धबंदी जो आईएनए में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे, उन्हें जापानियों ने वार प्रिजनर्स बनाकर अपने कब्जे में ले लिया था। जनरल मोहन सिंह चाहते थे कि चूंकि वे सभी भारतीय थे, भले ही वे इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे, पर चूंकि वे भारतीय थे, इसलिए उन पर जापानी फौज का नहीं बल्कि इंडियन नेशनल आर्मी का नियंत्रण हो। लेकिन जापानी ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। जापानियों ने कर्नल निरंजन सिंह गिल पर हालात संभालने के लिए दबाव डाला, लेकिन वे तो पहले से ही जनरल मोहन सिंह के साथ थे। अतः कर्नल गिल को ही झगड़े की जड़ समझकर जापानी मिलिट्री पुलिस ने 8 दिसंबर 1942 को गिरफ्तार कर लिया और आरोप लगाया कि वे अंग्रेजों से मिले हुए थे। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। काउंसिल ऑफ एक्शन के सभी सदस्यों ने रिजाइन कर दिया था। जनरल शाहनवाज खान लिखते हैं, मैं और इंडियन नेशनल आर्मी के वे अफसर जिन्हें जापानियों की नीयत पर शुरू से ही विश्वास नहीं था, उन्होंने जनरल मोहन सिंह को इंडियन नेशनल आर्मी को भंग करने की सलाह दी। लेकिन काउंसिल ऑफ एक्शन में प्रेसिडेंट रास बिहारी बोस इसके हक में नहीं थे। रास बिहारी बोस बड़े अनुभवी और सुलझे हुए क्रांतिकारी थे और पिछले 27 साल से जापान में रह रहे थे, इसलिए जापानियों को सबसे ज्यादा शायद वही समझते थे। उन्होंने मोहन सिंह को धैर्य से काम लेने की सलाह दी और स्वयं टोक्यो जाकर जापान के प्रधानमंत्री तोजो से बात करने का भरोसा दिया। लेकिन जनरल मोहन सिंह और काउंसिल ऑफ एक्शन के बाकी सदस्य उनकी बात सुनने के लिए कतई तैयार नहीं थे। वे जापानियों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। रास बिहारी बोस ने दिसंबर 1942 के मध्य में मोहन सिंह को पत्र लिखकर कहा कि आईएनए के कुछ सीनियर ऑफिसर्स को मेरे पास भेजें ताकि मैं उन्हें समझा सकूं। लेकिन मोहन सिंह ने बेहद रूखा उत्तर देते हुए कहा कि मेरा कोई अधिकारी आपसे मिलना नहीं चाहता है। तब रास बिहारी बोस ने जापान के अधिकारियों से कहा कि जनरल मोहन सिंह को ही गिरफ्तार कर लिया जाए, और वही हुआ।
जनरल शाहनवाज खान के अनुसार यह गिरफ्तारी 20 दिसंबर 1942 को हुई। हालांकि कर्नल निरंजन सिंह गिल के अनुसार इसकी तारीख 29 दिसंबर है, तो डेट में भी कहीं मिसमैच है। गिरफ्तारी से पहले ही जनरल मोहन सिंह ने आईएनए के अधिकारियों को आईएनए को भंग कर देने के आदेश गुप्त रूप से साइन करके दे दिए थे। अधिकारियों ने वैसा ही किया। सभी हथियार डाल दिए गए, बैजेस जला दिए गए और सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बंद कर दिए गए। जनरल मोहन सिंह की गिरफ्तारी को सही ठहराते हुए रास बिहारी बोस का कहना था कि जनरल मोहन सिंह के पास पूरा अधिकार था कि वे आईएनए से रिजाइन कर दें, लेकिन आईएनए को भंग करने का अधिकार उन्हें कतई नहीं था। मेजर जनरल एसी चटर्जी अपनी पुस्तक इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में लिखते हैं, जनरल मोहन सिंह द्वारा जापानियों को अल्टीमेटम देना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। उधर जनरल शाहनवाज खान अपनी पुस्तक माई मेमोरीज ऑफ आईएनए एंड इट्स नेताजी में जनरल मोहन सिंह के फैसले का बचाव करते हैं। कर्नल निरंजन सिंह गिल भी अपनी पुस्तक स्टोरी ऑफ आईएनए में मोहन सिंह के कदम को उचित ठहराते हैं। घोर संकट की उस घड़ी में रास बिहारी बोस ने आईएनए को बचाने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन सिर्फ 8000 सैनिक ही आईएनए में फिर से काम करने के लिए तैयार हुए।